चलो देखो अब, तो लास्ट क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक में क्या क्या बात देखे थे। तो लास्ट क्लास में मेन हम लोग बात किए थे ऑक्सीडेशन नंबर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर में, है ना। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। हम लोग लास्ट क्लास में पीवाईक्यू डिस्कशन भी किए थे, ठीक है, और वहां पे हम आप लोग को दिखाए भी थे। अगर हम एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर वाला सारा बात याद कर ले, तो हम आपको क्या बताए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। ठीक है, 3D सीरीज में 2 एलिमेंट वेरिएबल नहीं शो करता था, और वो कौन कौन सा था, स्कैंडियम और जेडन। ट्रांजिशन का बात करेगा तो सिर्फ क्या बोलेंगे, स्कैंडियम। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता था, Mn, जो कि क्या था, +7। ठीक है, पूरा डी ब्लॉक में हाईएस्ट क्या था, +8, जो कि Ru+8 था, OS+8 था। OS+8 और Ru+8 में किसका ज्यादा होता था, OS+8। ठीक है, फिर हम आप लोग को ये भी बताए थे कि Cu जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, +2। इसका रीजन हम बताए थे, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हम आप लोग को क्या बताए थे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक था तुम्हारा लो, एक था तुम्हारा, ठीक है, हाई, और एक था कॉमन। लो में 0, -1 ये सब आता है, ये जनरली मेटल कार्बोनिल के केस में दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3, इसमें भी ज्यादा कॉमन कौन था, +3, और ये जनरली सल्फाइड और हेलाइड के केस में दिखाई देता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड और फ्लोराइड के केस में दिखता है। Mn का अगर बात करें तो Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के केस में दिखता है। फ्लोराइड के केस में हाईएस्ट कितना होता है, 4 होता है, और ऑक्सीक्लोराइड में भी कितना होता है, ऑक्सीफ्लोराइड में भी कितना होता है, 7। बात क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन के साथ, वो MnF4 में होता था, जो कि हाईली अनस्टेबल कंपाउंड था, वो तुरंत टूट जाता था MnF3 में, याद है ना, +½ F2 में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताए थे Mn2O7। इससे जेई में बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। Mn2O7 का स्ट्रक्चर जब बताए थे तो वहां पे MnOMn एक ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं Mn के अलोंग, ये भी हम लोग देखे थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम आप लोग को बताए थे क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम जो होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो करता है, फ्लोरीन में भी दिखता है, ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड में भी दिखता है और ऑक्सीजन में भी दिखता है। जो क्रोमियम वाला ग्रुप होता है उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने से क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा कौन होता है, WO3, उसके बाद कौन होता है, RuO, नहीं, MO, मोलिब्डेनम O3, ठीक है, और उसके बाद होता है CrO3 2-, ठीक है, या फिर CrO3 बोलते हैं, 2- नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ये भी बताए थे कि टॉप से बॉटम जाने पे जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, वो भी क्या करते जाता है, घटते जाता है। क्रोमियम का ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है, बट अगर हम रूथियम का बात करें और टंगस्टन का बात करें और मोलिब्डेनम का बात करें तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट नहीं करता है। आयरन में बताए थे मोस्ट कॉमन +2 और +3 होता है, बट आगे हम ये भी बताए थे +6 स्टेट में भी होता है, कौन सा था, FeO4 2-, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और अल्कालाइन मीडियम में रहना पसंद करता है। ये तुरंत किस में टूट जाता है, Fe2O3 +O2 में। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा बात हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे, और लास्ट क्लास में जो लास्ट चर्चा हुआ था वो था मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर में। आप सबको याद होगा मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू निकालने का फॉर्मूला यही था ना, √n × n+2, यही था ना जी। चलो, अगर हम बात करें तो n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताता है। हम आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है, और उसको आप लोग ट्राई भी किए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताए थे कि अगर म्यू का वैल्यू इक्वल टू 0 आया मतलब होगा डायामैग्नेटिक, और तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना है जी। अगर n का वैल्यू कहीं पे भी 0 आ रहा है ना, मतलब समझ जाओ वो डायामैग्नेटिक है, समझ जाओ वो क्या है, डायामैग्नेटिक। और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ रहा है, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा पारामैग्नेटिक, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा। इससे भी भर भर के सवाल पूछा जाता है, जेई में भी बात करो, ठीक है, और साथ ही साथ बोर्ड में भी इससे सवाल पूछा जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक का अगर तुम बोर्ड का बात करोगे ना, तो बोर्ड में मैग्नेटिक मोमेंट से 100% एक सवाल रहेगा ही रहेगा, 1 या 2 सवाल, ठीक है। तो अगर तुम ये याद कर लेते हो तो बोर्ड में 1 आध 2 नंबर फिक्स होगा। अब देखो जेई में ना मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर में एक टाइप का सवाल पूछा जाता है, चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो यहां पे अगर हम बात करें तो वापस से वही स्लाइड था, एक सवाल होगा। देखो अगर हम बात करें तो यहां पे एक क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला हुआ है, बोला है
द मैग्नेटिक मोमेंट, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe प्लस एक्स आयन इज रूट अंडर 35, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी बोला है कि एक आयरन का आयन है, ठीक है, वो आयरन का आयन को बोला है ये Fe प्लस एक्स के फॉर्म में है, यही बोला है ना, ठीक है। तो यहां बोला कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, ठीक है, इस आयन के लिए जो म्यू का वैल्यू है वो रूट अंडर क्या है तुम्हारा 35, ये है। बात क्लियर है, ठीक है। तो तुमसे बोला कि ये जो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। बात समझे, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दोगे ना तो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो प्रोसेस पता है वो प्रोसेस यूज करो। तो म्यू निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, अरे यही है ना। अब यहाँ पे n क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे अगर तुम बात करोगे ना तो रूट अंडर 35 लाने के लिए, ठीक है, तुमको क्या करना होगा, n का वैल्यू क्या रखना होगा, सोचो तो 5 रखना होगा। तो यदि हम n का वैल्यू 5 रख दे, ठीक है, और सॉल्व करें तो म्यू कितना आ जाएगा, देखो तो 5 इंटू 5 प्लस टू, तो 5 प्लस टू क्या होगा 7, 7 इंटू 5 रूट अंडर क्या आ जाएगा 35, यही आएगा या नहीं आएगा, एकदम बेशक आएगा, ठीक है। अब जैसे n यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, n 5 आना मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 होगा ना, ठीक है। यानी n का वैल्यू 5, यानी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाता है ना वो डी में देखा जाता है, यानी आउटर वाला में। तो कितना होना चाहिए सर 5, यही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम Fe का बात करें तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये आर्गन 4s2 3d6। अगर हम इस पे बात करें अभी तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना दिखाई दे रहा है 4, अरे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा ना। हम ट्रिक बताए थे 1 से लेकर के 5 तक, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना अनपेयर्ड, ठीक है। अगर 5 से अधिक हुआ तो 10 माइनस, बात समझ आया ना, ठीक है, चलो गुड। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 4। अब तुमको यहां पे अगर इसका रूट अंडर 35 लाना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कितना करना होगा 5, है कितना 4, मतलब अगर हम D5 कर दे तो उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, D5 के केस में ऑब्वियसली 5 आ सकता है, ठीक है। अब देखो D5 करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम बताओ क्या डायरेक्टली 3D इलेक्ट्रॉन में तुम हाथ डाल सकते हो, उससे पहले कौन है S, ठीक है। तो जब तक तुम S का इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे ना तुम D से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। यानी D का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के चक्कर में S का भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब सोचो S का 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तब हमको D से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो टोटल कै गो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे दैट मींस Fe के ऊपर में कितना चार्ज आना चाहिए 3 प्लस, यानी Fe प्लस 3 आएगा, अरे हाँ या ना, तो यहाँ आर्गन हो जाएगा सर 4s0 3d5, बात समझे, ठीक है। अब यहाँ पे n का अगर बात करोगे तो कितना होगा 5, और n अगर 5 है तो म्यू का वैल्यू रूट अंडर 35 आएगा कि नहीं आएगा। यानी आयरन का किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर 35 आ रहा है +3, आ रहा है कि नहीं सर। बाबू यहाँ पे बोला Fe प्लस एक्स का रूट अंडर 35 था, ठीक है, हमको दिख रहा है Fe3 प्लस का रूट अंडर 35 है, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर बताओ +3, या फिर हम लोग सिर्फ क्या बोल सकते हैं 3। तो अगर ऐसा सवाल आपको कभी दिखाई दे तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बोलिए किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ना तो कलर के बारे में बात करते हैं, दूसरा इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अब बातों को समझिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना उनके पास में एबिलिटी होता है कि वो कलर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्षमता होता है कि वो क्या बना सकते हैं कलर्ड कंपाउंड।
ठीक है। और वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाता है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कलर्ड कंपाउंड बनाने के पीछे दो रीजन है। एक का नाम है डी ट्रांजिशन, क्या नाम है सर? और दूसरा का नाम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। दूसरा का नाम क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बात समझे ना? ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एबिलिटी होता है कि वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। कलर्ड कॉम्प्लेक्स यानी कलर्ड कंपाउंड। तुम बहुत सारा डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड अगर देखोगे ना, वो जनरली कलर्ड होता है। जैसे KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, हम लोग देखे भी हैं, पर्पल कलर का होता है। ठीक है। वहां पे Mn डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है? एक है तुम्हारा K2Cr2O7, ठीक है, ये तुम्हारा ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ठीक है। फिर हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर का होता है, Cu डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ठीक है। अगर तुम आयरन का कंपाउंड को देखोगे तो वो डार्क ब्राउन टाइप का दिखता है। आयरन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है ना, वो मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट क्या बना सकते हैं? कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके पीछे का दो रीजन है सर। कितना रीजन है? दो रीजन। और वो दो रीजन है, एक का नाम है डी ट्रांजिशन और दूसरा का नाम क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही बात यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसको देखो। लिखा है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्या? कलर्ड। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो द कलर ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी ड्यू टू, कलर होता है पहला डी ट्रांजिशन के वजह से, और दूसरा होता है क्या? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो दो कारण के वजह से होता है, एक डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं ना कि डी ट्रांजिशन के हेल्प से वो कैसे कलर शो करता है और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के हेल्प से वो कैसे कलर शो करता है। बात समझे? ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ट्रांजिशन का। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? डी ट्रांजिशन। अब देखो ध्यान से, डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो डी ट्रांजिशन यानी डी और डी ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन होगा, मूवमेंट होगा, उसके वजह से कलर डेवलप होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन। अब देखो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद करो, क्लास 11th वाला। ठीक है। क्लास 11th में हम तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ाए थे, फोटोन्स, याद है ना? फोटोन्स का मतलब क्या होता है? लाइट। अब एक बात बताओ जी, अगर हम बात करें तो व्हाइट लाइट में क्या एक ही तरह का फोटोन होता है? नहीं, 7 अलग अलग कलर का फोटोन होता है, ठीक है, जिसको विप जियोर के नाम से बुलाते हैं। हर एक फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग। और फोटोन का जो एनर्जी होता है वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, हाँ या ना? करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वेवलेंथ अलग है, मतलब एनर्जी भी क्या होगा सर? अलग होगा। बात समझे? ठीक है। अब सुनो, अगर हम बात करें ना तो देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कंपाउंड बनता कैसे है। तो अगर हम बात करें कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर नॉर्मल आइसोलेटेड स्टेट में है, नॉर्मल आइसोलेटेड स्टेट कहने का मतलब क्या है ना, वो बॉन्ड वुड नहीं बना रहा होगा, उस समय उसका जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो डी जेनरेटेड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डी जेनरेटेड फॉर्म में। डी जेनरेटेड का मतलब होता है सबका एनर्जी सेम होगा, सबका एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। जैसे ये रहा मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट, ये रहा मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी डी सबसेल। तो डी सबसेल में अगर हम बात करें, अभी मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कंपाउंड नहीं बना रहा है, ठीक है, थोड़ा ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ये मेरा कंपाउंड अभी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पांचों डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब एनर्जी क्या क्या होगा? तो इसका होगा तुम्हारा डी एक्स वाई, ठीक, सॉरी नाम लिख लेते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आखिरी है क्या? डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये वाला को एक पार्ट में रखते हैं और इसको एक पार्ट में रखते हैं। क्यों रखते हैं? किसी को याद है क्या? क्यों? क्योंकि ये नॉन एक्सियल है और ये क्या है? एक्सियल। हम तुम लोग को नाम भी बताए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीन गो है तो इसको क्या कहते थे? T2G, और इसको हम लोग क्या कहते थे? EG, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी बताओ, सब एक ही लेवल पे है कि अलग अलग लेवल पे है? अरे है या नहीं है? चलो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी जेनरेटेड डी ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? डी जेनरेटेड डी ऑर्बिटल, डी जेनरेटेड डी ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल कहेंगे। बात समझे? ठीक है। अब जब ये कंपाउंड बनाने के लिए जाएगा ना,
मतलब जाहिर सा बात है ये किसी ना किसी एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बाबू। इस अगर हम बात करें तो एटम के साथ इंटीग्रेट करे मतलब किसी ना किसी के साथ में वो कंबाइन करना चाहेगा, इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन है, जिसके साथ में वो कंबाइन करने जा रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बाद रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, एकदम ऑब्वियसली होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। अब अगर रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा, एनर्जी क्या करेगा, इसको तुम अपने डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल से समझो ना। जैसे मान लो कि दो कई के बीच में एकदम लड़ाई होने लगा है, रिपल्सन हो रहा है, तो बताओ तुम्हारा जो एनर्जी है नॉर्मल स्टेट से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाता है। जैसे अभी मंजू और सुस्मिता को एक बेंच में बैठा दिया जाए, रिपल्सन शुरू होगा कि नहीं होगा, दोनों के बीच में एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मारपीट शुरू होगा कि नहीं होगा। बस वही कहानी होता है, जब भी कोई एटम दूसरा के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए आता है, बात समझे, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा और एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जस्ट अप्रोच जब करता है ना, ये सब हम लोग ना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वापस से देखेंगे। जब ये तुम्हारा है डी ब्लॉक एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट इसको अप्रोच कर रहा है, तो अब इसको लग रहा है थोड़ा बहुत रिपल्सन, तो अपना थोड़ा बहुत एनर्जी को ये क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एनर्जी को बढ़ा दिया, पर अभी टूटा नहीं है, बात क्लियर है ना, टूटा नहीं, बस एनर्जी थोड़ा बहुत क्या किया है, बढ़ा है, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ गया। बट जब फाइनली पूरा करीब आ जाता है ना, ठीक है, तब ये जो डी ऑर्बिटल है ये दो भाग में बट जाता है। अब देखो, जो भी तुम्हारा एटम इसको इंटरैक्ट कर रहा होगा वो दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है, या तो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा होगा या नॉन एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, यानी या तो एक्सियल से कर रहा होगा या तो नॉन एक्सियल से कर रहा होगा। अब बताओ, अगर एक्सिस के अलोंग अप्रोच हो रहा है तो रिपल्सन भी ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रॉन में होगा, जो एक्सिस के अलोंग है या एक्सिस के अलोंग नहीं है, जो एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और अगर मान लो नॉन एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तो ज्यादा रिपल्सन किस पे होगा, जो एक्सिस के अलोंग है, जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, जो एक्सिस के अलोंग नहीं है। अभी मान लेते हैं ना कि ये एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, एक्सियल डायरेक्शन से। अगर एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है मतलब जाहिर सा बात है कि एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल होगा उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बात क्लियर है, ठीक है। और ये दो भाग में टूट जाएगा, ठीक है, एक पार्ट का एनर्जी कम होगा और दूसरा पार्ट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। अब तुम खुद सोच करके बताओ कौन सा पार्ट का एनर्जी ज्यादा होगा, जिधर रिपल्सन ज्यादा होगा कि रिपल्सन कम होगा। हम अभी मान करके क्या चल रहे हैं, एक्सिस के साइड से अप्रोच कर रहा है कि नॉन एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस वाला कौन है, ये एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मतलब सर जो एक्सियल वाला है ना उसका एनर्जी ज्यादा होगा और नॉन एक्सियल वाला का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो ऐसे ये टूट जाता है। बात समझ आया ना, ठीक है। ये सब आगे भी काम आएगा जब हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब, बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम कहोगे ये सारा प्रोसेस का कलर से लेना देना क्या है, ठीक है। अब सुनो कलर से लेना देना क्या होता है। अब मान लेते हैं ना कि जो भी मेटल आयन में ये कांड हुआ है उसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। अब तुमको पता है जी इलेक्ट्रॉन भरने का रूल क्या होता है, पहले उसमें भरा जाता है जिसका एनर्जी क्या होता है, कम, उसके बाद उसमें भरा जाता है जिसका एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो तेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तुम पहले ऊपर भरोगे कि नीचे भरोगे, नीचे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे भर देंगे, बात समझे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर हम नीचे भर दिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हमको ये बात अच्छे से पता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक जगह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता है तो ये हम लोग का बहुत बड़ा गलत फहमी है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नाचते रहता है, ठीक है, यानी लोअर ऑर्बिट से कहां जाएगा, हायर, और हायर से वापस से कहां आएगा, लोअर। अब आप सबको पता है यार कि अगर हमको हायर से लोअर भेजना है मतलब एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। और अगर उसको हायर से वापस से लोअर आना होगा तो उसको एनर्जी को क्या करना होगा, लूज करना होगा। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन का ना जो हायर एनर्जी वाला स्टेट है जिसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो मात्र 10 का पावर -4 सेकंड तक रह सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएगा,
ठीक है। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाने के लिए ये एनर्जी को गेन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब ये एनर्जी को गेन कहां से करता है, तो ये एनर्जी को गेन करता है फोटोन्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है, फोटोन्स के फॉर्म में। यानी ये क्या करेगा ना, कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि व्हाइट लाइट में तो 7 अलग अलग फोटोन है, तो वो रेड कलर का फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, सपोज दैट। बात क्लियर है, ठीक है। अभी मान ले रहे हैं कि कौन सा कलर का फोटोन को एब्जॉर्ब किया, रेड। बाबू अब बताओ, क्या ये एक्साइटेड स्टेट में 2 घंटा तक रहेगा, नहीं, ये तुरंत वापस से नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो बताओ, जिसको वो एब्जॉर्ब किया है उसी को रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। यानी जब एब्जॉर्ब किया तब तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है, बट जब रिलीज करेगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये किसको लिया था, रेड को। जब इमिट भी करेगा तो किसको इमिट करेगा, रेड को। बताओ कंपाउंड का कलर कैसे दिखने लगेगा, रेड। अब यहां पे कलर कैसे शो हो रहा है बताओ तो। कलर शो होने के पीछे का रीजन यही है ना, डी और डी में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसी वजह से क्या शो हो रहा है, कलर शो हो रहा है। अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन। तुमको यहां से दो बात समझ में हो रहा होगा कि सर इसका मतलब यह है कि डीडी ट्रांजिशन के हेल्प से अगर किसी भी कंपाउंड को कलर शो करना है तो इसके लिए डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है। अब तुम सोचो ना जी, यहां पे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन जा पाएगा क्या। यानी अगर डीडी ट्रांजिशन के हेल्प से कलर शो करना है तो डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन में जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, कलरलेस। ये क्या होगा सर, कलरलेस। यानी डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, कलरलेस। अब तुम एक बात बताओ, अगर यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होता और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ऐसे हो जाता। बताओ अगर हम 10 पूरा पैक है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है, नहीं जा सकता है। अरे जगह ही नहीं है तो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो बताओ अगर डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन है तो डीडी ट्रांजिशन के हेल्प से वो कभी भी कलर शो नहीं कर पाएगा और वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। और सर अगर डी10 कॉन्फ़िगरेशन है ना तब भी ये क्या होगा, कलरलेस, तब भी ये क्या होगा, कलरलेस। यानी D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन में जो कंपाउंड होता है वो हमेशा क्या होता है, कलरलेस। अब तुमको ना कभी कभी आयन देकर के पूछता है कि बताओ बच्चा ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, तो आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि सर अगर D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी आयन का तो हम उसको प्यार से बोलेंगे कि वो कलरलेस होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो डीडी ट्रांजिशन के हेल्प से कलर शो कर सकता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो डीडी ट्रांजिशन के हेल्प से कौन दो कॉन्फ़िगरेशन कलर कभी भी शो नहीं कर सकता है, एक है D0 और दूसरा क्या है तुम्हारा, D10, ठीक है। ये कभी भी कलर शो नहीं कर सकता है। इसका मतलब तुमको दो बात और समझ में आ रहा होगा कि सर अगर हमको चाहे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोले चाहे कलर निकालने बोले, दोनों के केस में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम कभी भी ना ही मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना ही कलर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, चलो। अब ये था डीडी ट्रांजिशन। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या है और इसके मदद से ये कलर कैसे शो करता है, इसके बारे में याद रखना, इससे सवाल काफी बार पूछा गया है। देखो अगर किसी भी कंपाउंड को चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के हेल्प से कलर शो करना है ना, इधर सुनो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के हेल्प से क्या शो करना है, कलर शो करना है। तो इसके पीछे का कहानी क्या है, देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के हेल्प से डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन में कलर दिखाई देता है। कुछ कुछ कंपाउंड ऐसा है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डी जीरो होता है पर भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वो कलर्ड होते हैं। अब वो कलर्ड क्यों होते हैं, जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो पता लगा कि भैया वो कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि वहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम का फेनोमेना हो रहा है। जैसे अगर हम दो एग्जाम्पल का बात करें तो एक एग्जाम्पल है MnO4 माइनस, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन, ठीक है, पर मैग्नेट आयन। आगे इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करना है। और इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, क्या बोलते हैं सर, डाइक्रोमेट आयन। अब बातों को समझिएगा, ठीक है।
अगर सर यहाँ पे हम पर मैग्नेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे तो x प्लस -8 यानी एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का क्या होगा -8 इज इक्वल टू -1। अरे होगा या नहीं होगा? तो यहाँ x -8 इज इक्वल टू -1 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से x -1 प्लस 8, ठीक है, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर +7। यहाँ पे +7 होना क्या इंडिकेट कर दिया कि Mn भैया जो है वो +7 स्टेट में है। कौन सा स्टेट में है? +7 स्टेट में। बात समझे? ठीक है सर, अगर Mn +7 स्टेट में है तो +7 स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा आर्गन 4s0 3d0। अब अगर यहाँ d0 कॉन्फ़िगरेशन है तो dd ट्रांजिशन कहता है कि ये कभी भी कलर शो नहीं करेगा, बट हमको पता है ये कलर्ड होता है और ये कैसा कलर का होता है? पर्पल। कैसा कलर का होता है? पर्पल। इसी तरह से यहां पे अगर तुम बात करोगे तो एक क्रोमियम का x तो 2 का क्या हो जाएगा 2s, एक ऑक्सीजन का होता है -2 तो 7 का कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्रोमियम भैया जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इसका कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात करोगे तो 4s0 3d क्या हो जाएगा 0। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे भी d0 कॉन्फ़िगरेशन है तो जाहिर सा बात है ये भी कलरलेस होना चाहिए था। अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, बट ये होता है कलर्ड और ये कैसा कलर का होता है? ऑरेंज। ठीक है, अब यहां पे कलर क्यों शो कर रहा है? मतलब जाहिर सा बात है भैया d0 कॉन्फ़िगरेशन है और अगर ये कलर्ड है तो इसको तो dd ट्रांजिशन के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तब एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम का। बेसिकली होता यहाँ पे ये है कि MnO4 माइनस का अगर हम बात करें, किसका बात करें? MnO4 माइनस, तो यहाँ पे Mn+7 स्टेट में है और ऑक्सीजन के ऊपर में 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो क्या होता है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? ऑक्सीजन का चार्ज कहां जाता है? Mn में, और Mn से वापस कहां जाता है? ऑक्सीजन में। तो यहाँ चार्ज के ट्रांसफर होने के वजह से कलर शो हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम से कैसा सवाल पूछा जाएगा? अगर कहीं पे भी कोई भी कंपाउंड तुमको दिया हुआ है और उस पे d0 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है और अगर वो कलर्ड है, मतलब वहां पे रीजन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये सवाल पूछा जाता है जी कि MnO4 माइनस जो कलर शो हो रहा कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड शोइंग कलर ऑफ MnO4 माइनस? तो इसके पीछे का रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन सिमिलर पैटर्न अगर हम बात करें Cr2O7 2 माइनस पे, तो Cr2O7 2 माइनस भी जो कलर शो कर रहा है इसके पीछे का रीजन क्या होगा सर? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? पक्का वाला ना? चलो ठीक है, अब देखो ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम वाला टेक्निक जो है ना, ये तुम तभी लगाओगे जब कंपाउंड में तुमको बताना हो। अगर मान लो एग्जाम में आयन दे करके तुमसे पूछे कलर्ड या कलरलेस, तो तुम चुपचाप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। D0 और D10 आया तो तुम बोलोगे शांत से कि वो कलरलेस होगा, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो तुम उसको क्या बोल दोगे? कलर्ड। अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे? ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई कंपाउंड और उसका D0 कॉन्फ़िगरेशन है और पर भी वो कलर शो कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन आप dd ट्रांजिशन बोलोगे कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बोलोगे? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत है? अब चलिए कुछ क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन आयन आर colored और कलरलेस। ये
ये 8 सवाल है, एक और दे देते हैं, पूरा 10 हो जाएगा क्या? नहीं जी, कहीं गलती किया, 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 होगा, यहाँ 7 8, ठीक है, 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10। चलो इतना मैं बता दो कलर्ड कलरलेस का। चलिए अब तक आप लोग बना ही लिए होंगे, ठीक है। चलो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया होगा 4s0 3d10, आया है ना? कलर्ड की कलरलेस, 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 Zn2 प्लस 4s0 3d10, अरे आया ना? क्या बोलोगे? कलरलेस, ठीक है। Cu+2 4s0 3d9, आया ना? क्या बोलोगे? कलर्ड, ठीक है। Mn+7 क्या बोलोगे बताओ? 4s0 3d0, और यहां पे भी क्या बोलेंगे? कलरलेस 3d0, क्या होगा? कलरलेस। Mn2 प्लस यहां पे आएगा 4s0 3d5, अरे हाँ या ना? कलर्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो कि सर Mn+7 को तो आप कलर्ड बताए थे, वो कलर्ड कब होता था? कंपाउंड के केस में। बात क्लियर है ना? ठीक है, आयन के केस में हम लोग को ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पे क्या बोलोगे? 4s0 3d, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0, ये भी क्या होगा? कलरलेस। यहाँ पे क्या आया होगा? 4s0 3d, फिर क्या आएगा? 0, यही ना? ठीक है, यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो ये क्या होगा तुम्हारा? कलरलेस, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 4s0 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3, यही आएगा ना? क्या बोलोगे? कलर्ड, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है। 4s0 3d1, यही आएगा ना? क्या बोलेंगे? कलर्ड, है ना? Ni+2, अगर हम Ni+2 का बात करें तो Ni+2 में तुम क्या बोलोगे? ठीक है, 4s0 3d8, क्या बोलेंगे? कलर्ड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एबिलिटी होता है कि ये क्या बना सकता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एबिलिटी होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन, ठीक है। तो ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, मेटल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है? तो पहला रीजन है इसका ड्यू टू देयर क्या? स्मॉल साइज। दूसरा रीजन क्या है बताओ? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और तीसरा क्या है बताओ? अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बात समझे ना? ठीक है, यहां पे हम तुम लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं। एनसीईआरटी में ना एगो टेबल बनाया हुआ होगा, देखना वहां पे कलर्ड और कलरलेस दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा आयन का क्या क्या कलर है, तो उसको तुम लोग को नोट्स में लिखना है और याद करना है कि कौन सा आयन का क्या क्या कलर होता है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है। बात क्लियर है ना? ठीक है, जो टेबल है एनसीईआरटी का कलर्ड और कलरलेस वाला, इसको एक बार लिख करके याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से पूछेंगे। बात समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला भी हम लोग बात ही कर लिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एबिलिटी होता है कि वो क्या बना सकता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बना सकता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है? स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे सुनो। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एबिलिटी होता है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है बताओ? कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कैटलिस्ट के जैसा बिहेव कर सकता है। अलग अलग रिएक्शन में किसके जैसा बिहेव कर सकता है? कैटलिस्ट के जैसा। और कैटलिस्ट किसको कहते हैं पता है? तो कैटलिस्ट बोला जाता है वैसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। अब देखो यहां पे यही लिखा गया है कि ट्रांजिशन मेटल और देयर कंपाउंड आर जनरली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन में हम लोग इसको किसके जैसा यूज करते हैं? कैटलिस्ट के जैसा। किसके जैसा यूज करते हैं? कैटलिस्ट के जैसा।
आगे बढ़ने से पहले हम तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, ठीक है, आई माइनस जो है वो S2O3 2 माइनस, इसको पर सल्फेट आयन कहते हैं, S2O3 2 माइनस। नॉर्मल कंडीशन में अगर ये रिएक्शन को कराओगे ना तो ये नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन जो है कैटलाइज होता है Fe3 प्लस आयन से। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कौन सा आयन? Fe+3 आयन। ये रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है? Fe+3। और कैसे कैटलाइज करता है इसको देखो। सबसे पहले जो I माइनस है ना, ये Fe3+ के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और I माइनस हो जाता है ऑक्सीडाइज करके बदल जाता है I2 में, और Fe2+ हो जाता है रिड्यूस, और रिड्यूस करके Fe3+ हो जाता है रिड्यूस, और ये बदल जाता है Fe2+ में। बात क्लियर है? ठीक है। फर्दर जो तुम्हारा यहाँ पे Fe2+ आयन दिख रहा है ना, जो बना है, वही किसके साथ रिएक्ट करता है? S2O3 2 माइनस, ठीक है, एक मिनट, हाँ वो बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे S2O3 नहीं है, यहाँ पे S2 क्या है? O8, ठीक है। तो पहला केस में I माइनस Fe3+ के साथ रिएक्ट करके ये हो जाएगा। फिर Fe2+ जो है ना वो S2O8 के साथ में रिएक्ट करता है, और Fe2+ ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? Fe3+ में। बात क्लियर है? ठीक है। वापस से अगर बात करें तो S2O8 2 माइनस जो है ये बदल जाता है SO4 2 माइनस में। हम बैलेंस करके नहीं लिखे हैं। मेन मुद्दा ये है ना कि आपको समझाना कि यहाँ पे Fe3+ आयन किसके जैसा एक्ट किया? कैटलिस्ट के जैसा। अब याद रखना, कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन का रेट को बस चेंज करता है। बात क्लियर है? ठीक है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो शुरू में तुम Fe3+ आयन को यूज किए, और आखिरी में वापस से तुमको Fe3+ आयन एज इट इज मिला कि नहीं मिला? मिला। अब तुम देखो इस रिएक्शन को, ठीक है, पूरा का पूरा ऐड करो, तो रिएक्शन को ऐड करने पे ये क्या होगा? Fe2+ कटेगा कि नहीं कटेगा? ये और ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी नेट रिएक्शन क्या हो गया? I माइनस S2O8 2 माइनस, इसको कहोगे आयोडाइड, और इसको बोलते हैं पर सल्फेट, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये किस में बदल जाएगा बोलो? I2 प्लस SO4 2 माइनस। बाबू ये रिएक्शन बहुत बार तुमसे जेई में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या क्या बात याद रखोगे? I माइनस जो है वो S2O8 2 माइनस को ऑक्सीडाइज किया है या रिड्यूस किया है? तुम सोचो। बाबू I माइनस बदला है किस में बोलो तो? I2 में। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो I माइनस I2 में बदला, ये तो खुद को ऑक्सीडाइज किया ना जी, खुद को क्या किया? ऑक्सीडाइज। -1 से 0 गया, तो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज किया, तो जाहिर सा बात है इसको क्या किया है? रिड्यूस। यानी I माइनस पर सल्फेट आयन को सल्फेट आयन में रिड्यूस कर देता है। बात क्लियर है? ठीक है। और ये रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है बताओ तो? Fe3+। कौन कैटलाइज करता है? Fe3+। बोलो बात समझे ना? ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना है, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि ये रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है। तो ये दो बात याद रखना। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब आगे सुनिए। अब हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहां पे बहुत सारा तुमको एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पे कैटलिस्ट के जैसा हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को यूज करते हैं। अब इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। बात समझे? ठीक है। अब देखो सबसे पहला रिएक्शन जहां पे कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करता है वो क्या है? देखो तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहने का मतलब हम किसका बात कर रहे हैं बताओ? ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्कीन का। किसका बात कर रहे हैं? एल्कीन का, या अल्काइन का, या अल्काइन का। तो एल्कीन या अल्काइन में जब तुम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हो ना, तो वहां पे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटलिस्ट के जैसा यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटलिस्ट के जैसा। और वैसा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा बताओ तो? Ni, Pt और Pd। तो ये सवाल पूछा जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन सा 3 डी ब्लॉक एलिमेंट को यूज किया जाता है? पहला बात। नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो जो हेबर्स प्रोसेस होता है इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। हेबर्स प्रोसेस में किसको यूज करते हैं? तो मोलिब्डेनम और Fe को यूज किया जाता है। अब दोनों का दोनों कैटलिस्ट के जैसा एक्ट नहीं करता है। यहां पे बेसिकली Fe जो है ना वो कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करता है। किसके जैसा एक्ट करता है? कैटलिस्ट के जैसा।
और मॉलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर के जैसा एक्ट करता है। प्रमोटर कहने का मतलब क्या है, ये जो कैटलिस्ट है उसका एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है, कैटलिस्ट का एफिशिएंसी को और क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, आगे अगर बात करोगे तो एक कैटलिस्ट का एग्जांपल है लिंडलर कैटलिस्ट। क्या है बताओ, लिंडलर कैटलिस्ट। अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट का बात करें तो लिंडलर कैटलिस्ट का एग्जांपल है पीडी प्लस BaSO4। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कैटेलिटिक एक्टिविटी डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों शो कर सकता है, तो कैटेलिटिक एक्टिविटी डी ब्लॉक एलिमेंट शो कर सकता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना, कैटेलिटिक एक्टिविटी क्यों शो कर सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, और दूसरा क्यों शो कर सकता है बता, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, द कैटेलिटिक एक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और दूसरा क्या है तुम्हारा, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना? चलो ठीक है, क्या चीज, प्रमोटर, स्पेलिंग गलत है, क्या करोगे, प्रमोटर। ठीक है, तो ये सारा कैटलिस्ट का नाम तुम लोग को याद रखना है। बोलो, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? चलो, उम्मीद है किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ और कैटलिस्ट तुम लोग के लिए लिख देते हैं, उसको भी याद कर ही लेना। जब इतना याद कर लोगे तो दो चार तो और याद कर ही सकते हो ना। एक का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या हुआ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देखो, इसको कहते हैं TiCl4 प्लस Al2C2H5 होल 3, इसी को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये सवाल पूछा जाता है जी। ठीक है, मैचिंग में यहां से सवाल आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक याद रख लेना। ठीक है, वैकर्स प्रोसेस में एक होता है वैकर्स कैटलिस्ट, वैकर्स कैटलिस्ट। इससे ना हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। प्रोसेस नहीं याद रखना, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो PDCl2। वैकर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, PDCl2। एक ये याद रख लेना। ठीक है, एक होता है ना, ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस। एक क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग H2SO4 बनाते हैं, और यहां पे कैटलिस्ट यूज होता है V2O5। क्या यूज होता है, V2O5। तो ये सब कुछ और इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, वो सबको याद रख लेना, कभी भी पूछा जाता है। बात समझे? ठीक है, और ये तो एकदम याद ही रखना, क्योंकि ये साफ NCERT का है, PYQ बनाओगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो I- जो पर सल्फेट आयन है S2O8 इसको क्या कर देता है, रिड्यूस SO4 2 में, और खुद को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, I2 में। और यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसा कौन एक्ट करता है, Fe3+, यानी ये रिएक्शन जो है वो Fe3+ आयन के द्वारा कैटलाइज होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा कहानी था कैटलिस्ट का। अब आगे सुनो नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एबिलिटी होता है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं, सुनो। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, उसका जब एटम आपस में अरेंज होता है तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। जिसको क्या बोलते हैं, लैटिस। तो हम यहाँ पे एक लैटिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो एटम ऐसे अरेंज हुआ है इस प्रकार से, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, इसको लैटिस साइट कहते हैं या लैटिस पॉइंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। अब देखो, इस लैटिस साइट में ये जो छोटा छोटा तुमको गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। बात क्लियर है? ठीक है, इस इंटरस्टिशियल साइट पे ये क्या करता है, छोटा छोटा एटम को जैसे ट्रैप करता है, जैसे हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। एक और एटम को ट्रैप कर सकता है, बोरोन। क्या को ट्रैप कर सकता है, बोरोन। तो बोरोन को भी ट्रैप करता है। ठीक है, और इन इंटरस्टिशियल साइट पे उस तरह का छोटा छोटा एटम को ट्रैप करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो अपने इंटरस्टिशियल साइट पे एटम के बीच में जो गैप होता है उसी को इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। उस पे छोटा छोटा एटम को ट्रैप करता है, जैसे बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखिए ध्यान से, यही बात यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो ये भी पूछा जाता है कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में बनता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में बनता है, पहला पॉइंट। आगे अगर बात करोगे विथ कौन कौन सा एटम बताओ, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। द फॉर्मेशन अकर्स व्हेन अ स्मॉल साइज्ड एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड क्या लिख लेंगे, बोरोन। ये सब एटम कहां पे ट्रैप होता है बताओ तो, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ मेटल लैटिस, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट यानी एटम के बीच में जो गैप होता है उसी को कहते हैं। तो कैसे बनता है, तो छोटा छोटा एटम इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो कंपाउंड बनता है उसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमेशा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होता है। हमेशा किस रेशियो में होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो ये दो तीन बात तुमको याद रखना है। अब आगे ना तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड से बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड का बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला अगर हम प्रॉपर्टी का बात करें तो ये बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड, ठीक है। इनफैक्ट जो है ना, कुछ कुछ बोरोइड जो होता है, बोरोन को ट्रैप करने के बाद जो है ना, ठीक है, वो बोरोइड कहते हैं। तो बोरोइड का जो हार्डनेस है वो डायमंड को अप्रोच कर लेता है, ठीक है। वेरी हार्ड के बगल में हम लिख देते हैं कि सम बोरोइड, ठीक है, अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। कुछ जो बोरोइड है वो क्या करता है, डायमंड को अप्रोच कर लेता है हार्डनेस में, यानी डायमंड के जैसा, ठीक है, क्या MOND ना, ठीक है, डायमंड को अप्रोच कर देता है हार्डनेस में। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सब बात को याद रखिएगा। आगे अगर बात करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिएक्टिविटी घट जाता है, यानी ये केमिकली क्या हो जाता है, इनर्ट। और नेक्स्ट ये मेटल को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये बात को आपको याद रखना है। बोलो, यहां पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बोरोइड का जो हार्डनेस है वो कहां तक पहुंच जाता है, डायमंड के हार्डनेस तक। बात क्लियर है, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को पढ़ लो तुम लोग, इस स्लाइड को देख लो, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो। कौन सा वाला, देखो फोर्थ वाला है हार्डनेस टू दी मेटल, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो, जैसे मान लो कि कॉपर में अगर तुम कुछ ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में वो सब छोटा छोटा एटम को ट्रैप करा दो, तो जो तुम्हारा एटम होगा ना उसका हार्डनेस और क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है, एक बार इसको भी देख लीजिए। चलो, इन सब पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तुम चाहो ना यहाँ दो और पॉइंट ऐड कर लेना। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब समझते हो जी। मैलिएबल का मतलब होता है पतला सीट में बदलना और डक्टाइल का मतलब होता है वायर में बदलना, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी घटता है। इससे भी कभी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। मैलिएबिलिटी और जो डक्टिलिटी होता है ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हुआ, हाँ हार्ड होता है वो बेसिकली, फिर उतना ज्यादा ये नहीं हो सकता, पतला सीट में या वायर में नहीं बदल सकता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, इस वजह से उसका मैलिएबिलिटी, यानी पतला सीट में ज्यादा नहीं बदल सकता। यानी प्योर मेटल का और इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कंपेयर करोगे ना, तो प्योर मेटल का मैलिएबिलिटी का टेंडेंसी ज्यादा होगा, डक्टिलिटी का टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करोगे ना तो नेक्स्ट है तुम्हारा एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन में सबसे पहले तुम ये समझो एलॉय किसको कहते हैं, ठीक है। एलॉय किसको कहते हैं, अगर हम एलॉय का बात करें ना तो एलॉय सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस, मतलब दो सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट का तुम देखे होगे साइज जो है वो लगभग सिमिलर होता है, बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होता है। तो साइज सिमिलर होने के वजह से ना वो दोनों एलिमेंट मतलब एक से अधिक एलिमेंट आपस में होमोजीनियसली कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखा गया है। क्या लिखा है देखो, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ दीज एलिमेंट, ठीक है, हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय बाय कंबाइनिंग विथ ईच अदर। साइज स्मॉल होने के कारण वो दोनों में एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन करके क्या बना सकता है, एलॉय बना सकता है। बात क्लियर है, ठीक है, तो ये बात को याद रखना। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो साइज डिफरेंस होना चाहिए, साइज डिफरेंस, ठीक है, अप टू 15%। अप टू कितना परसेंट, 15%। यानी दो एटम के बीच में अगर साइज का जो डिफरेंस आ रहा है वो 15% तक है, मतलब वो एलॉय फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर 15% से ज्यादा है तो एलॉय फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय का एग्जांपल याद रखना। एक है तुम्हारा ब्रास, एक क्या है तुम्हारा, ब्रास। ठीक है, ब्रास का अगर तुम बात करोगे, और एक है ब्रोंज, कांसा पीतल, सुने हो ना, ठीक है, वही है। ये क्या होता है, तो दोनों में एक तुम्हारा प्रेजेंट होता है कॉपर, एक क्या होता है, कॉपर। अब देखो तुम कैसे याद रखोगे, ठीक है, यहां एस है ना, यहां क्या है, एस, तो ये होगा तुम्हारा कॉपर और जेडन का मिक्सचर होगा। कॉपर और किसका मिक्सचर होगा, जेडन का, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा कॉपर और टिन का, कॉपर और किसका, टिन। एसएन का मतलब क्या है तुम्हारा, टिन। तो ये पूछा जाता है ब्रास में कौन दो एलिमेंट आपस में रहता है, तो कॉपर और क्या, जिंक, और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन। बोलो बात समझे ना, ठीक है। और एलॉय क्यों बनता है, जो सिमिलर साइज होता है उसके वजह से एलॉय का फॉर्मेशन होता है। साइज में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, अप टू 15%। और ये दो एग्जांपल याद रख लेना एलॉय का, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक बार इसको भी देख लो जल्दी से, हो गया ना इसमें। चलो और भी एग्जांपल देखो। अगर हम बात करें एक डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि है एच जी, कौन है, एच जी, ये मरकरी, हाँ वो हिंदी नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें मरकरी का, तो मरकरी बहुत सारा एलॉय बना सकता है एलिमेंट के साथ में। इट कैन फॉर्म, इट कैन फॉर्म एलॉय विथ मेनी मेटल, विथ मेनी मेटल। तो ये एलॉय बना सकता है बहुत सारे मेटल के साथ। बात क्लियर है, ठीक है, एक्सेप्ट 3 मेटल, एक्सेप्ट कितना मेटल, 3। और वो कौन कौन सा है, एक है तुम्हारा Fe के साथ ये कभी एलॉय नहीं बना सकता है, ठीक है। एक है तुम्हारा एक बनाता है पीटी के साथ कभी एलॉय नहीं बना सकता, और एक टंगस्टन के साथ नहीं बना सकता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा कुछ कुछ है। एक होता है निक्रोम वायर, ये भी तुम्हारा एलॉय होता है। वो जो हीटर कॉइल होता है ना जी, वो निक्रोम से ही बना हुआ रहता है। तो निकल और क्रोमियम का जो एलॉय है उसी को क्या कहते हैं, निक्रोम। ये भी तुम्हारा एक प्रकार का एलॉय है। बात क्लियर है ना। तो निक्रोम में कौन कौन सा होता है, निक्रोम, निक्रोम में अगर तुम बात करोगे तो निकल और क्या होगा बताओ, क्रोमियम। ये भी तुम्हारा एक प्रकार का एलॉय होता है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट याद रखना एलॉय फॉर्मेशन में। बोलिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट है जिसको तुमको याद रखना है। ऐसे बहुत सारा सवाल इससे तो नहीं पूछा गया है, बट मे भी चांसेस है पूछा जा सकता है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना वो कुछ लैटिस स्ट्रक्चर शो करता है। बात क्लियर है ना, लैटिस स्ट्रक्चर यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम फुल फॉर्म में लिख देते हैं। अगर कहीं पे बीसीसी है ना तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और अगर कहीं पे तुमको ये दिख रहा है सीसीपी, इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैक। क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसको तुम एफसीसी भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, एफसीसी। इसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ही नाम क्या है, सीसीपी। बात क्लियर है, ठीक है। और एक तुमको दिखेगा एचसीपी,
एक क्या है HCP, इसका फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैक। क्या है बताओ, हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, HCP। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे X है, X यानी ये कोई तुम्हारा लैटिस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेटेलिक स्ट्रक्चर। चलो देखो, अब अगर हम यहां पे बात करें तो देखो स्कैंडियम का दो स्ट्रक्चर हो सकता है, आइदर ये HCP के फॉर्म में हो सकता है या फिर BCC के फॉर्म में। उसी तरह से ये भी तुम्हारा दो फॉर्म में हो सकता है, ये भी तुम्हारा तीन फॉर्म में हो सकता है, HCP में भी एग्जिस्ट कर सकता है, BCC और किसमें, CCP। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो इसका भी दो फॉर्म हो सकता है, इसका भी कितना, दो, और इसका भी कितना, दो। इस वाले ग्रुप में अगर बात करोगे तो सबका एक ही स्ट्रक्चर है, जो कि कौन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, BCC और BCC, ठीक है। इसका अगर बात करोगे तो ये भी तुम्हारा एक ही फॉर्म में, जो कि क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये तुम्हारा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर भी शो करता है, और कभी कभी देखो ब्रैकेट वाला जो है ना वो ऑप्शनल है, ठीक है। देखो हम लोग देखे थे ना, जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बात हुआ था तो हम बताए थे मैंगनीज का अब्रप्टली क्या करता है, घटता था। उसमें हम रीजन यही दिया था ना जी, क्योंकि वो एक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करता है, इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, घटता है। देखो दिया भी हुआ था, ठीक है। और किसी किसी केस में ये BCC और CCP शो कर सकता है। फिर अगर इसका बात करोगे तो ये दोनों एक ही शो करेगा, जो कि है HCP। इसका मोस्ट कॉमन क्या होता है, BCC। कभी कभी ये हेक्सागोनल क्लोज पैक के फॉर्म में होता है, और ये दोनों तो हेक्सागोनल क्लोज पैक के फॉर्म में ही होता है। इसका मेन क्या है तुम्हारा, CCP। कभी कभी ये किसमें रहता है, HCP, ठीक है। और ये CCP, ये भी CCP। यहाँ पे पूरा क्यूबिक क्लोज पैक में ही रहेगा, ये भी तुम्हारा किसमें रहेगा, क्यूबिक क्लोज पैक। अब देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम था ना, देख लो क्यों, क्योंकि टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर के वजह से। बात क्लियर है, ठीक है। तो जो मेटेलिक स्ट्रक्चर में होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, और जो लैटिस का फॉर्मेशन करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा। ब्रैकेट वाला एक्सेप्शनल केस, मतलब मैक्सिमम केस में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में ब्रैकेट के ऊपर वाला जो दिया है वो होगा। बात समझे, ठीक है। तो ये एक बार टेबल को देख लेना, कभी अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे इससे तो फिर कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैल्यू ऑफ क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सवाल पूछा जाता है और डाटा के साथ पूछा जाता है, ठीक है। देखो अगर तुम बात करोगे ना तो M2 प्लस से M का बात करते हैं और M3 प्लस से M2 प्लस का बात करते हैं। यानी यहां पे ये E0 वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर वाला E0 दिया हुआ है किसका, तो E0 दिया हुआ है M2 प्लस से क्या, M। बताओ जी ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन है। और ये क्या है तुम्हारा E0, M3 प्लस से क्या, M2 प्लस। अब बताओ ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहां पे अगर बात करोगे तो ये स्कैंडियम का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इससे बहुत सवाल आता है, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर तुम बात करोगे यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्कैंडियम का तो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2 प्लस से M जाने का कितना है, -1.63। इसका -1.18, -9.0, फिर -1.18, ठीक है। अब देखो वेनेडियम और मैंगनीज का M2 प्लस से M जाने का जो टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेम है कि अलग अलग है, सेम है। अच्छा एक और बात बताओ, तुम टाइटेनियम से जब क्रोमियम के तरफ मूव किए तो वैल्यू बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू बढ़ना मतलब क्या होता है, सॉरी माइनस में वैल्यू घटना मतलब क्या होता है, बढ़ना। आगे अगर बात करोगे तो इसका दिया हुआ है 0.44। नेक्स्ट अगर बात करोगे इसका कितना दिया हुआ है, -0.28, फिर यहाँ पे -0.25, और ये है +0.34। बात क्लियर है, ठीक है। ये हाईएस्ट है, यहाँ पे क्या है बताओ, -0.76। बात क्लियर है, ये तो हम लोग देखे भी थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बार देखे हुए थे, ठीक है। Zn2 प्लस से Zn का वैल्यू, ठीक है। और इसका भी हम लोग देखे थे जी, Cu2 प्लस से Cu का 0 पॉइंट क्या होता है, 34। यहां से हम लोग सब पता चल रहा है। M3 प्लस से M2 प्लस का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, देखो 0.37, 0.26, 0.41।
अब यहां पे 3+ से 2+ वाला में वेनेडियम और मैंगनीज का सेम नहीं होता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.77 और फिर आ जाएगा 1.9697, ठीक है। अब देखो अगर तुम बात करोगे तो यहां पे क्या क्या याद रखना है मेन। अगर हम हाईएस्ट का बात करें, हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू, ठीक है, इन कौन सा स्टेट, तो M2+ से क्या M, तो M2+ से M में हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू किसका दिख रहा है बता तो, कॉपर का। किसका दिख रहा है, कॉपर, ठीक है, ये है तुम्हारा हाईएस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें लोएस्ट ई नॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, तुम्हारा M+2 से M, तो लोएस्ट वैल्यू किसका दिख रहा है, -1.63, यानी किसका, टाइटेनियम। तो ये दो तो याद रख लेना कम से कम। क्या चाहिए, अच्छा यहां पे भी हाईएस्ट कर दिया, लोएस्ट होगा ना, ठीक है, चलो लोएस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें M3+ से वाला में, तो हाईएस्ट M+3 से M+2 वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो हाईएस्ट किसका दिख रहा है देखो, कोबाल्ट का, ठीक है, जो कि है 1.97, ठीक है। और अगर हम बात करें लोएस्ट, ठीक है, तो लोएस्ट M3+ से M का जो वैल्यू है वो किसका है, लोएस्ट किसका दिख रहा है देखो तो, -0.41 वही होगा ना जी, जो कि कौन है बताओ, क्रोमियम। बात समझे, ठीक है, तो ये है। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे ये बात याद रखना, जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब रिड्यूस करने का क्षमता ज्यादा होगा, तो रिड्यूस करने का क्षमता यानी खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यानी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा तो ये किसके जैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा वो खुद को जल्दी रिड्यूस करेगा, खुद को अगर रिड्यूस करेगा तो वो किसके जैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा, ये बात याद रखना। अब अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए कि Mn+3 में और Cr+3 में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तुम क्या आंसर करोगे, फिर से ई नॉट वैल्यू पे आओ, Cr+3 का -4.1 है, ठीक है, और -0.41 है, और इसका +1.57 है, यही है ना। तो बताओ कि कौन जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा, बताओ तो, मैग्नीज जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा, यानी ये दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो बताओ Mn+3 और Cr+3 में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा बताओ, Mn+3 अच्छा होगा और Cr+3 क्या होगा, कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। वही अगर हमसे सवाल ऐसे पूछ लेता, ठीक है, अगर हमसे ये पूछता Cr+2 में और Mn+2 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा +2 स्टेट में, तो देखो +2 स्टेट में इसका -1.18 है और यह है -0.90, किसका ज्यादा है, Cr+2 का, Cr+2 का ज्यादा है ना जी, ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे इस केस में ये ज्यादा होगा और ये क्या हो जाएगा, कम। तो ये सवाल भी तुमसे पूछा जाता है यही डाटा से उठा करके, तुम फिर से पीवाईक्यू जब बनाने जाओगे ना, इनफैक्ट हम वापस एक बार क्लास में भी तुम लोग को करा देंगे, ठीक है, और होमवर्क जो दिए हैं उसको तो डिस्कस करना ही है आज हम लोग को, ठीक है। तो ये सब से तुमको सवाल उठा करके पूछा जा सकता है। पूरा अगर सीरीज ना भी याद रहे तो कम से कम हाईएस्ट और लोएस्ट तो याद हो जाएगा ना, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ई नॉट वैल्यू से ऐसे तुमसे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, इससे पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार देख लो। नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी पे भी कुछ कुछ सवाल पूछा गया था, इसलिए देखना एक और टेबल तुमको दिया हुआ है, ये क्या चीज का है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है तुम्हारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये है हाइड्रेशन एनर्जी, ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, और ये है ई नॉट वैल्यू, ये किसका है, ई नॉट वैल्यू। अच्छा ई नॉट वैल्यू भी किसका दिया हुआ है देखो, M2+ से किसका, M का, ये भी हम लोग देख लिए, तो मेन हमको इस पे चर्चा करना है। तो देखो Ti+2
Ti+2 का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बताओ, -1866। इसका क्या होता है बताओ, -1895, -1925, -1862। अब देखो भाई याद भी करना है ना, तो यहां से यहां तक आने पे वैल्यू इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, माइनस में वैल्यू क्या है, मतलब क्या, डिक्रीज। तो यहां से यहां तक क्या किया, डिक्रीज। अब वापस से यहां पे इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है, यानी -1862, फिर क्या आ जाएगा बताओ, -1998। अब वहां से वापस से क्या करना शुरू किया, डिक्रीज। फिर यहां पे क्या किया, डिक्रीज। देखो डिक्रीज ही किया ना, माइनस में वैल्यू बढ़ा मतलब डिक्रीज होना। फिर यहां पे क्या किया, डिक्रीज। ये दोनों का क्या है तुम्हारा, सेम। अब तुम देख लो, Na+2 और Cu+2 का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सेम है कि अलग अलग है, सेम है। और Zn2+ का है -2059। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, Na+2 और Cu2+ का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगा, सेम होगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी 3D सीरीज में किसका दिख रहा है, देखो तो, जिसका माइनस में सबसे कम वैल्यू होगा। माइनस में सबसे कम वैल्यू किसका है, 1862, ये है ना जी, ठीक है। यानी किसका होगा, Mn+2। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, शायद ये सवाल पूछा गया है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका है, ठीक है। कौन दो एलिमेंट का हाइड्रेशन एनर्जी सेम है, तो Na+2 और Cu+2। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो ये सारा था तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग यहां पे पूरा कर दिए हैं, खत्म। अब यहां पे डी ब्लॉक में क्या बच गया है, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड का डिस्कशन करना, जो कि है K2Cr2O7 और KMnO4। बात क्लियर है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बात क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम दोनों खत्म करेंगे, KMnO4 भी और K2Cr2O7 भी। यानी अब हम लोग के पास सिर्फ दो ही लेक्चर है, ठीक है। एक लेक्चर में हम KMnO4 और K2Cr2O7 पूरा खत्म कर देंगे, और एक लेक्चर में हम F ब्लॉक खत्म कर देंगे। बात क्लियर है, ठीक है। इधर हम धीरे इसलिए चले क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बात आप लोग को याद करना होगा। जितना बात आपको बताया हुआ है सारा बात को याद करना, और आज के क्लास में एक होमवर्क दिए है, कौन सा वाला, कलर वाला टेबल, उसको एक बार देख लेना। बात समझ आया, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।